Hello everyone, I hope you are doing very well. So let's begin with this class. So आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था एटम्स का इंट्रोडक्शन. उससे पहले लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है आपका? इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, ये एज ए होमवर्क मैंने आपको क्वेश्चन दिया था. क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड 1.288 ग्राम आपको दिया हुआ है. इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम 10.3 नहीं है, 1.03 ग्राम है. ठीक है, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर से. सो कॉपर का एक्चुअली में ऑक्सीडेशन किया जाता है और आपको मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड. और कॉपर कितना यूज होता है? 1.03 ग्राम. ठीक है जी. उसके बाद इन अनदर एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मतलब 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का यूज हुआ है और इसका रिडक्शन किया गया है. इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड का क्या किया गया? रिडक्शन. रिडक्शन करने पर आपको क्या मिला है? कॉपर. और लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन. मैं बैलेंस्ड नहीं कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, आप बैलेंसिंग कर सकते हो. कितना कॉपर मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं? 2.938 ग्राम कॉपर. ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल. कौन सा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का इस एग्जांपल से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं? तो इजी सा क्वेश्चन है. यहाँ से आप ऑक्सीजन का अमाउंट निकालिए. मान लीजिए x. तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. आपने क्या देखा? 1.03 प्लस x इज इक्वल टू होना चाहिए 1.288 ग्राम. यही बात है. और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? 1.288 माइनस 1.03. चलिए माइनस कर लेते हैं. 1.288 में से अगर मैं 1.03 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.258, मतलब 0.258 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हुआ है. ठीक है, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन यूज हुआ है और कॉपर ऑक्साइड बन गया है. कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, फिर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए ये भी एक्स है या इसको वाई मान लेते हैं. चलो इसको क्या मान लेते हैं? वाई. ये मैंने ले लिया y ग्राम. अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल होनी चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब होना चाहिए 2.938 ग्राम प्लस में y. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.672 और इसमें से माइनस कर देंगे. चलिए इस तरीके से लिख देता हूँ 2.938 माइनस करने पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? आप यहाँ पर देख सकते हैं. कितना बताइए? 0.634. क्योंकि अगर आप इसको वापस से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वापस से वही मिल जाएगा. और यहाँ पर आएगा 7, राइट? 0.734, 0.734. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया आपका 0.734 और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का अमाउंट आया 0.258. अब समझने वाली बात क्या है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हुआ है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो आप देख सकते हैं अगर मैं कॉपर ऑक्साइड दोनों जगह लूँ, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो ले लेता हूँ, या कॉपर ऑक्साइड कॉपर का भी आप रेशियो ले सकते हैं, या कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का भी रेशियो ले सकते हैं. तो होगा क्या? चलिए कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए. मैंने क्या किया? कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहा हूँ कि मास ऑफ कॉपर मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कॉपर का कितना मास यूज हुआ है इधर फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में? 1.03 ग्राम. और ऑक्सीजन 0.258 ग्राम. 1.03 ग्राम और ये है 0.258 ग्राम. चलिए इसके डेसिमल को रिमूव करते हैं. ये आएगा 103 और ये आएगा 258. ठीक है, 1.03 और इसके डेसिमल से यहाँ से 100 आ जाएगा और इसके से यहाँ 1000 आ जाएगा. चलिए इसको भी 2 डेसिमल्स में लिख लेते हैं. तो ये 0.25 हो गया. 0.25 का यहाँ पे 100 आ गया. 100 से 100 दोनों के कैंसिल हो जाएंगे. ये 103 और ये कितना है? 258. ठीक है, अगर मैं दूसरा रेशियो ले लेता हूँ, मान लीजिए आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में. अगर आप कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो, तो कॉपर ऑक्साइड का रेशियो कितना है? 1.288 ग्राम. कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट कितना? 1.288 और इसका कितना? 0.258. दोनों के डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, 1000 आएगा वो रिमूव हो जाएगा. ये कितना बचा? 1288 और ये कितना बचा? 258. तो मैंने कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है और ऑक्सीजन इसका रेशियो लिया है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? लगभग 4. ठीक है, कितना आएगा? लगभग 4. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको लूं, एक सेकेंड,
ये लगभग 4, मतलब इसका जो भी रेशियो आए, इसका जो रेशियो आएगा उसी तरीके से, ये एक्सपेरिमेंट 1 का मैंने लिया है, इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट 2 का ले सकते हैं। CuO और O2 का रेशियो, वहां पर जो रेशियो आएगा वो फिक्स्ड रहेगा। अगर आप इन रेशियो को नहीं लेना चाहते, आप कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने क्या लिखा, मास ऑफ कॉपर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो होगा क्या, मास ऑफ कॉपर 1.030 ले लेते हैं चलो, और डिवाइडेड बाय 0.258 ले लो, या सिंपल 258 ले लो, 258। अब होगा क्या, इसको लिख देंगे हम 1030 और मान लीजिए ये आ गया 258। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 4/1। ठीक है, 4/1 मतलब 4:1। सिमिलरली अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करो, देखो यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा, 1000 ऊपर आएगा, यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा, 1000 नीचे आएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करूं तो 3.672 ग्राम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड आपका यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 0.734। तो देखिए दोनों का रेशियो लेते हैं, ये आपका है मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर हम यूज नहीं कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, राइट, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये है आपका 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03। ठीक है, इसको ध्यान रखना 1.03 है। तो ये है आपका मास ऑफ, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर, जिसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन से। अब मास ऑफ कॉपर आप देख सकते हैं कितना है, 2.938। कितना आया है, 2.938। आप किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, रेशियो फिक्स्ड रहेगा, जिसका भी ले वही दूसरे एक्सपेरिमेंट में लेना, और उसका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 0.734 ग्राम, 0.734 ग्राम। जब आप डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2938 डिवाइडेड बाय 734। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 4:1, नियर अबाउट 4:1। तो ये दोनों रेशियोज क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। आप कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ले सकते हैं, आप कॉपर कॉपर ऑक्साइड का रेशियो ले सकते हैं, आप ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का रेशियो ले सकते हैं, बट जिस रेशियो को आप लेफ्ट में लें उसी रेशियो को आपको राइट में लेना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटम्स। एटम्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। डाल्टन तक तो यही बात थी, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड विद आवर नेकेड आइज इनको देखना पॉसिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जितना भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो भी है, पेन, नोटबुक, चेयर, टेबल, humans, animals, everything is made up of what, atoms। everything is made up of atoms, क्योंकि सारी चीजें क्या है, matter is something that has like that is having some space and occupying some space and having some mass, उसे हम क्या कहेंगे, matter, and can be perceived by our senses। तो all the matter is made up of atoms। अब एटम कितना छोटा होता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, जॉन डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये बोला गया कि रिजल्ट उसने जो यूज किया था वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज किया था, जिसमें ये बोला गया कि जो एटम्स होते हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रीअरेंज। अब नेक्स्ट बात आती है atoms of most of the elements are very reactive and do not exist in the free state। बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है जो H की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन O2 में रहेगा, नाइट्रोजन N2 में रहेगा, इस तरीके से। जबकि सोडियम Na में रहेगा, आयरन Fe में रहेगा। तो समझने वाली बात क्या है कि एटम्स बहुत सारे एलिमेंट्स के ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। किस फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, मतलब सिंगल आइटम की तरह, फ्री स्टेट की तरह वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। वो अपने एलिमेंट्स के अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, और अनदर एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं। और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना ले, हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना ले, जिस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, जिसकी रेडियस को पिकोमीटर्स और नैनोमीटर्स में
मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर्स, नैनोमीटर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, जिसे हम कह देते हैं एटम, मान लीजिए एटम इस शेप का, तो इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जनरली इसकी रेडियस को मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। किसमें, नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर की यूनिट है जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 1 नैनोमीटर में कितने 1 मीटर में कितने नैनोमीटर रहेंगे। जैसे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में आपके रहेंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। तो इसको अगर उल्टा करके लिखो तो 1 नैनोमीटर में कितना रहेगा, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये काफी छोटा साइज है जिसको हमारी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है विद नेकेड आइज। आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 नैनो जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁹ अगर इसके पीछे मैंने मीटर लगा दिया तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। ठीक है, तो मीटर है तो मीटर। इस तरीके से आपको ये चीजें क्या याद रखनी। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो गया, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू में क्या कर देंगे 100, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये बन गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से भी आप बातें कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। मैंने कहा एटम्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, एटम्स आर सो स्मॉल कि हम उन्हें लाइक देख नहीं सकते विद नेकेड आइज। और कैसे देख सकते हैं, that can be seen under the most powerful optical microscope. Atoms are so small that we cannot see them अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इस टाइप के माइक्रोस्कोप्स का यूज होता है जिनमें हम एटम्स को देख सकते हैं। हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जैसा कि आपने पढ़ चुके हो, तो हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैविंग एन एटॉमिक रेडियस 0.037 नैनोमीटर। आप कहेंगे इसे मीटर में कर दो, तो 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये उसकी क्या है, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट बात आता है सिंबल्स। अब किसी भी एटम को, आपने हाइड्रोजन को लिख दिया H, आपने हीलियम को लिख दिया H, आपने नाइट्रोजन को लिख दिया N, ऑक्सीजन को लिख दिया O, ठीक है, सल्फर को लिख दिया S, क्लोरीन को लिख दिया Cl। कैसे, यही बात कैसे पता लगी। एक्चुअली में स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे जैकोब बर्जीलियस, उन्होंने इस सिंबल्स के बारे में बताया था। उससे पहले जॉन डाल्टन ने सिंबल्स को सिंबलाइज किया था। उन्होंने क्या किया, ए सिंबल इज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट बाय स्केच और ए लेटर एटसेट्रा। हुआ क्या, जॉन डाल्टन ने यूज किए कुछ सिंबल्स कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे उन्होंने सर्कल्स, लाइंस, डॉट्स, इस टाइप के सिंबल्स यूज की। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये सिंबल्स ना तो याद करने के लिए इजी थे, ना ही बनाने इजी थे। ठीक है, तो इन सिंबल्स को यूज करना मुश्किल होता गया। हुआ क्या, डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन ए शॉर्ट वे। बट डाल्टन सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड साथ में क्या थे, इनकन्वीनियंट टू यूज, साथ में मेमोराइज भी नहीं होते थे। सो डाल्टन सिंबल्स आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, और इससे ज्यादा उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं थी। दे आर नॉट यूज्ड एट ऑल। अभी कौन से सिंबल यूज करते हैं, तो उनके पास एक साइंटिस्ट है जैकोब बर्जीलियस, उन्होंने अपने सिंबल्स प्रोवाइड किए जो कि हैं जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के Be, बोरोन के लिए B, कार्बन के लिए कैपिटल C। अब इस बात को कैसे समझें, सो इट वाज जे बर्जीलियस हु प्रपोज्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट। इस बात को समझते हैं बड़ी ध्यान से। होता क्या, हमारे पास एक्चुअली में 4 बेसिक रूल्स हैं जो जैकोब बर्जीलियस ने बताए। अब फर्स्ट रूल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल काफी सिंपल है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंग्लिश नेम है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, कोई भी इंग्लिश नेम है, तो जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल क्या है कि इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल में लिख दीजिए, वही उसका सिंबल हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H। क्या ये ठीक है, नहीं गलत है। ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, बिल्कुल ऑक्सीजन का सिंबल होगा कैपिटल O। अब प्रॉब्लम ये आई, जैसे मान लो दूसरे रूल का कैसे आया, दूसरा रूल कि एक लिखा मैंने हाइड्रोजन और एक लिखा मैंने हीलियम।
हुआ ये कि इसका भी फर्स्ट लेटर एच है और इसका भी फर्स्ट लेटर एच है। अगर मैं हाइड्रोजन का सिंबल फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैपिटल एच, और हीलियम का सिंबल भी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैपिटल एच बन जाता है। बट अगर दोनों एलिमेंट्स के सिंबल सेम होंगे तो फिर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब इनको सेपरेट करना, इनको डिस्टिंग्विश करना क्या हो रहेगा, मुश्किल रहेगा कि H4 हाइड्रोजन कब बोलूं और H4 हीलियम कब बोलूं। तो इसको बात को और ज्यादा मॉडिफाइड किया गया और क्लैरिफाई किया गया। कैसे? उन्होंने कहा हाइड्रोजन के लिए तो कैपिटल एच सिंबल हो गया, बट हीलियम के केस में अगर कोई भी किसी भी इंग्लिश नेम में जो लेटर है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो, जैसे फर्स्ट लेटर यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो क्या करना है आपको, टू लेटर सिंबल यूज करना है। तो क्या करना है, टू लेटर सिंबल यूज करना है। अगर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट हो तो आपको क्या करना है, टू लेटर सिंबल यूज करना है। टू लेटर सिंबल में क्या बन जाएगा सिंबल, एच ई। तो हीलियम का सिंबल हो गया एच ई और हाइड्रोजन का सिंबल हो गया एच। अब एच ई किसका सिंबल है, हीलियम का। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है हमेशा और बाकी लेटर स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे सिंबल्स थे, ठीक है, जिन्हें इस रूल के बेस पर बनाया गया। अगर दो एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर सेम हो जाते हैं, दो एलिमेंट्स के नाम के फर्स्ट इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर सेम हो जाते हैं, तो आपको एक एलिमेंट का सिंबल का नाम लिखना है इसी तरीके से और दूसरे का नाम लिखना है दो लेटर सिंबल का यूज करके, टू लेटर सिंबल का यूज करके, ठीक है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या कहती है, अगर मान लीजिए हम आ जाते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए पहले दो लेटर सिंबल हो जाए कि नहीं दोनों के, मान लीजिए मैंने लिखा मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज। मैंगनीज में आप देखेंगे पहले दो लेटर क्या है, एम ए, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अगर मैंने लिखा मैंगनीज और मैंने लिखा मैग्नीशियम, तो आप देखेंगे मैंगनीज और मैग्नीशियम में जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं यहाँ पर भी एम ए है। देखो फर्स्ट लेटर का सिंबल बनाओ तो कैपिटल एम बनना चाहिए और इसका बनाओ तो कैपिटल एम बनना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि दोनों लेटर के दोनों एलिमेंट्स के सिंबल सेम हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, टू लेटर सिंबल बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे एम ए और यहाँ पर भी एम ए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर भी सेम है तो आपको थर्ड रूल क्या दे दिया गया, एक जनरल बना दिया गया। क्या कह दिया गया कि अगर लेटर्स जब तक सेम चलते रहेंगे तो वो लेटर्स यूज नहीं करने, जैसे लेटर डिफरेंट आया तो वो लेटर यूज करना है। मान लीजिए मैंगनीज और मैग्नीशियम में एम सेम है तो फर्स्ट लेटर तो लिख लो कैपिटल, उसके बाद ए नहीं लिखना है क्योंकि दोनों में ए आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, एन, तो यहाँ पे क्या लिखना है एन, और यहाँ पे क्या आ रहा है जी, तो यहाँ पर क्या लिखना है जी। मतलब जो भी आपका नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर होगा वो आपको यूज करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग लेटर होगा वो आपको यूज करना है। ये हो गया मैंगनीज और ये हो गया मैग्नीशियम का सिंबल। अब बात ये आती है कि सोडियम का नाम क्या है, SODIUM, और इसका सिंबल होता है Na। अब SODIUM सोडियम में कहीं भी N और A नहीं आ रहा है, राइट, तो फिर इसका नाम Na कैसे लिखा गया, इसका सिंबल Na कैसे बनाया गया। तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन और ग्रीक नेम्स दिए गए। जैसे सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, बट ये ध्यान रखना है कि इन लैटिन नेम्स पे और इन ग्रीक नेम्स पे जो रूल्स यूज करेंगे वो वही यूज करेंगे जो हम इंग्लिश नेम्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या हो जाता है, Na। उसी तरीके से जैसे पोटाशियम का नाम होता है कैलियम, तो पोटाशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, K। उसी तरीके से जैसे गोल्ड का नाम होता है ऑरम, AURUM, तो गोल्ड का सिंबल क्या हो जाता है AU। जैसे सिल्वर का नाम होता है आर्जेंटम, आर्जेंटम, तो सिल्वर का सिंबल क्या हो जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आर्जेंटम का एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा ARGENTUM और दूसरा मैंने लिख दिया आर्गन, ARGON। अब देखिए वही बात आती है कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, ए, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर क्या है, ए, यहाँ पर सेकंड लेटर क्या है, आर, और यहाँ पर सेकंड लेटर क्या है, आर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये मैंने लिखा आर्जेंटम और ये मैंने लिखा आर्गन। अगर मैं दोनों के टू लेटर सिंबल यूज करता हूं तो AR हो जाएगा, जो कि गलत है। तो होगा क्या, आर्जेंटम में क्योंकि आर्गन का नाम पहले आ गया AR, तो आर्गन का सिंबल तो हो गया AR। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट लेटर छोड़ना है, सेकंड फर्स्ट लेटर लिखना है, सेकंड छोड़ना है क्योंकि सेकंड दोनों में सेम है। मूव करना है नेक्स्ट पे जो कि G है, तो यहाँ पर क्या लिखना है G। तो AG किसका सिंबल हो गया, सिल्वर का, और आर्गन का सिंबल क्या हो गया, AR। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपके सबसे पहले जो सिंबलाइज किया था एलिमेंट्स को वो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के सिंबल्स काफी हार्ड थे याद करने में,
ड्रॉ करने में भी इजी नहीं थे, इनकन्वीनियंट थे। तो इसके बाद आए बर्जिलियस, बर्जिलियस ने अपने सिंबल्स प्रोवाइड किए जो आप देख सकते हैं, जिसमें 4 रूल्स हैं। मैंने आपको चारों रूल बताए हैं, एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कैपिटल एच, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कैपिटल ओ। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है और बाकी लेटर हमेशा क्या लिखने हैं, स्मॉल लिखने हैं। There are some elements whose names begin with the same letter. तो ऐसा अगर हो, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब के सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कॉपर, तो कार्बन का सिंबल रख दिया कैपिटल सी, कार्बन का सिंबल क्या रख दिया, कैपिटल सी। तो कैल्शियम का क्या रखेंगे, कैल्शियम। उसके बाद आता है क्लोरीन, कैल्शियम, फिर आ गया क्लोरीन, फिर आ गया कॉपर। देखो अगर इसका कैपिटल सी रखे तो नहीं रख सकते, तो सबका सी तो यूज होना ही है। नेक्स्ट लेटर क्या है, ए, तो इसमें 2 लेटर सिंबल हो गया सी ए। अब इसमें एच, अगर मैं सी एच रख देता हूं तो क्रोमियम हो जाएगा, तो क्रोमियम नहीं रख के हमें इसे क्या रखना है, क्लोरीन, तो सी एल रखा गया। अगर मैं इसको सी ओ रख दूंगा तो कॉपर हो गया, क्या रख गया, कॉपर। ठीक है, कॉपर का जो होता है सिंबल वो क्या होता है, सी ओ या सी यू। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है अगर मैंने इसको सीओ रख दिया तो ये गलत है। सीओ का सिंबल जो हो वो कोबाल्ट का होता है, किसका होता है, कोबाल्ट का। यही ध्यान रखना है। कॉपर का जो नेम लिखा जाता है वो अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिन नेम लिखा जाता है क्यूप्रम, सी यू पी यू, क्यूप्रम, सी यू पी आर यू एम। ठीक है, क्यूप्रम, और क्यूप्रम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल आ जाता है सी यू। तो इन सच केसेस one of the element is given a one letter symbol but all other elements are given a first letter and another letter symbol of the English or Latin name of the elements। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। जो यहाँ पे कॉपर का लैटिन नेम है वो क्या है, क्यूप्रम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस और क्यूप्रम की वजह से यहाँ पे जो सिंबल आया वो क्या आया, सी यू, क्या आया, सी यू। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज नोटेड दैट अनदर लेटर मे और मे नॉट बी द सेकंड लेटर ऑफ द नेम। ये भी हो सकता है कि सेकंड लेटर हो या सेकंड लेटर ना हो, क्योंकि अगर लेटर सेम चल रहे हैं तो हमें नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर यूज करना है, जो कि मैं आपको 4 रूल, बेसिक रूल ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिंबल ऑफ कार्बन क्या है, कैपिटल सी, सिंबल ऑफ कैल्शियम क्या है, सी ए, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, सी एल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। 2 लेटर सिंबल है तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल ऑफ कॉपर इज सी यू अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिन नेम, जो कि है क्यूप्रम। क्या है, क्यूप्रम, जैसा मैंने आपको बताया। It should be noted that in a 2-letter symbol the first letter is a capital letter, ठीक है, but the second letter is the small letter। ये सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं सिंबल्स जो ड्राइव किए गए इंग्लिश नेम से, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच हो गया, हीलियम का सिंबल कैपिटल एच ई हो गया, और लिथियम का सिंबल एल आई हो गया, बोरोन का सिंबल बी हो गया। बोरोन का सिंबल क्या है, बी। अब बोरोन का सिंबल बी है तो बेरिलियम का सिंबल क्या होगा, बीई। क्या होगा, बेरिलियम का सिंबल बी। कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ। तो नाइट्रोजन का सिंबल अगर कैपिटल एन हो गया तो नियोन का क्या हो जाएगा, एन ई। जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, सिलिकॉन का एस आई। नेक्स्ट फॉस्फोरस का पी, सल्फर का एस, क्लोरीन का सी एल, आर्गन का ए आर, और कैल्शियम का सी एम। उसी तरह सोडियम का एन ए, और पोटाशियम का के अकॉर्डिंग टू कैलियम, और लैटिन नेम के अकॉर्डिंग इसका नेट्रियम। ठीक है, बाकी आपको सबके लैटिन नेम और वो समझने होंगे। नेक्स्ट बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक सिंबल क्या बात बताता है, सिंबल जैसे मैंने एन लिखा तो सिंबल ने बता दिया कि नाइट्रोजन एलिमेंट है, लिखना आसान है, कन्वीनियंट है। सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक एटम एलिमेंट का। मान लीजिए मैंने एच लिखा तो इसका मतलब है वन हाइड्रोजन एटम। सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ द एलिमेंट, ये हो सकता है एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो मान लीजिए मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा Na, तो हो सकता है ये एक सोडियम हो तो एटम हो, या फिर हो सकता है वन मोल सोडियम एटम हो। वन मोल सोडियम एटम का मतलब होता है यहाँ पे कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे। ये इसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम N0 या Na से शो करते हैं। ठीक है, या फिर Na, ये हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है वन मोल एलिमेंट को। दैट इज सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट 6.023 या फिर 22 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सिंबल रिप्रेजेंट डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, इट मींस एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो एटम का जो मास रहेगा उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट।
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंबल हाइड्रोजन लिखा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट। सिंबल H ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। सिंबल H रिप्रेजेंट कर सकता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सिंबल H रिप्रेजेंट कर सकता है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो इतनी बातें एक ही सिंबल रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टर्म में बात लिखी हुई है। अगर खाली H लिखा हो तो हो सकता है हाइड्रोजन एलिमेंट है, हो सकता है हाइड्रोजन एटम है, मतलब हो सकता है 1 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट का, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी हो सकता है। और सिंबल H ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी हो सकता है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या कहता है, इट इज एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड विच इज वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एटम 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसका मास होगा 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.673 into 10⁻27 kilogram. To avoid the inconvenience in using such small and complicated figures in our calculation, it was necessary to define atomic mass in such a way that we get simple figures for them. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, इस ऐसे हम सभी एटम्स, हाइड्रोजन का भी आदर करो, नाइट्रोजन का भी करो, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का भी करो, ऐसे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, सभी के एटम्स का इस तरीके से मास याद करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको सिंपल किया गया। सिंपल करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत है। मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा सा नंबर आपको दे दिया और मैंने कह दिया ये इसकी वैल्यू है x। अब मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा नंबर दिया जो कि इसका डबल है, इस तरीके से मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। मान लीजिए एक और बड़ा सा नंबर दिया जो इसके ट्रिपल है, तो इस तरीके से मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। तो इसकी रेफरेंस में, अब बड़ा बड़ा नंबर याद नहीं करना, सिर्फ क्या याद करना है x 2x 3x। तो इसकी रेफरेंस कर दिया हमने, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मेथड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेथड। तो इस रिलेटिव मेथड के लिए पहले हाइड्रोजन यूज किया गया था, फिर ऑक्सीजन, और अब कार्बन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सक्सेसफुल नहीं हुए, तो कार्बन सक्सेसफुल है, कार्बन का C12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 atom is that atom of carbon which has 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons है। So इसका मास नंबर भी कितना 12। कार्बन 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। कार्बन 12 atom को exactly assign किया गया 12 U या फिर 12 AMU आप बोल सकते हैं, ठीक है, 12 U या फिर 12 AMU। समझने वाली बात यह है कि जो डेफिनेशन एटॉमिक मास की वो क्या है। एटॉमिक मास, जिसको हम एटम का मास बोल सकते हैं, जो एक्सप्रेस किया, देखो एक एटम बहुत छोटा है, तो उसके एटम को जैसे बड़े बड़े नंबर्स को छोटा किया जा सकता है, वैसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम रिलेटिव मास मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी टाइम an atom of a substance is heavier than 1/12 mass of the carbon 12 atom। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। 1 AMU वर्ड आता है जिसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU क्या रहेगा, 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मैं कह रहा हूं 1 AMU मान लीजिए एक बॉक्स के इक्वल है। मैंने एक वेइंग बैलेंस लिया जो इस तरीके से होगा, तो इधर मुझे ऐसे 12 बॉक्सेस रखने होंगे। कितने बॉक्स, 12 बॉक्स रखने होंगे, और इधर इक्वल हो जाएगा 1 कार्बन एटम। मतलब एक बॉक्स 1 AMU के बराबर है, तो 12 बॉक्स 12 AMU के बराबर होगी। और राइट में मैंने रखा 1 कार्बन एटम, तो ये बैलेंस्ड हो गया। मतलब जो 1 AMU वो क्या हुआ, 12 को इधर लेके जाओ, मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उसे हम क्या कहेंगे 1 AMU। तो AMUs में निकाली जाती है एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एटॉमिक मास एक्सप्रेस टू हाउ मेनी टाइम एज एन एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास यूनिट जिसको AMU या फिर U से, U मतलब यूनिफाइड मास, वो क्या होगा 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, जिसको हम 1U बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब क्या कहता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U इज डिफाइंड एज एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए मैं ऐसे समझा सकता हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सल्फर मैंने लिया, या ऑक्सीजन लिया, या नाइट्रोजन लिया, या फ्लोरीन लिया, या क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया मान लीजिए सल्फर, जिसका एटॉमिक मास होता है 32 AMU। अब हुआ क्या, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये 32 टाइम्स है 1 AMU का,
यही तो बात है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 32 टाइम्स है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो भी मास है उसका 1/12 जो होगा उसका 32 टाइम्स है कौन? सल्फर का मास। उसी तरीके से हीलियम का मास होता है 4 मतलब ये 4 टाइम्स है किसका? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आएगी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। इसका ये रिलेटिव मास है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें कार्बन 12 है, स्टैंडर्ड एटम लिया गया है। उसके बाद आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और एटम्स का मास हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, केमिकली कंबाइन होने पे तो मॉलिक्यूल्स का क्या मास होगा, वो टर्म्स को और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।